हेलो एवरीवन। हम हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टॉपिक एल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं और एल्केन को हम दो पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस आएंगे। तो यदि हम स्टार्ट करें हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टॉपिक एल्केन्स, तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला बस यही एक इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना होता है, दैट इज CnH2n+2। और यहाँ पर n का वैल्यू जो है ना, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है अप टू इनफाइनाइट एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज। तो n इज इक्वल टू 1 यदि हम पुट करेंगे तो जो फर्स्ट मेंबर बनेगा दैट इज CH4। और नॉमेनक्लेचर में हम ये पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड मीथेन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp3, बॉन्ड एंगल इज 109.5, ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो रहेगा दैट इज 1.54 और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो रहेगा 1.112 रहेगा। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है। तो हम टॉपिक में स्टार्ट करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लेकर आ रहे हैं बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमें सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन हमें किस में करना पड़ेगा, हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करना पड़ेगा। तो हम हेडिंग ऐसे भी लिख सकते थे, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का या एल्काइंस का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तब हम एल्किन बना सकते हैं। और यदि मैं हाइड्रोजनेशन का मीनिंग बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बस मुझे ये रिएजेंट पता करना है कि हम पहचानेंगे कैसे। कैरो पे क्या लिखा हुआ आएगा कि हम पहचान जाएंगे कि हाइड्रोजनेशन करना है। और हाइड्रोजनेशन करना है बहुत आसान। मल्टीपल बॉन्ड के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, और यदि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मल्टीपल बॉन्ड हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यदि हमने एल्काइन से स्टार्ट किया तो ये कॉमन सेंस है कि वन टाइम हाइड्रोजनेशन में एल्कीन नहीं बनेगा, पहले एक पाई बॉन्ड जाएगा, मतलब क्या बनेगा, एल्कीन। हाँ, एक बार और मुझे हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे रिएजेंट एक्सेसिव लेना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा, एल्केन। तो देखो एल्कीन में एक्सेसिव हो रिएजेंट या ना हो, हर हालत में एल्कीन ही बनेगा। लेकिन एल्काइंस में ये मैटर करेगा, यदि एक्सेसिव रहेगा रिएजेंट तो हम एल्कीन आंसर करेंगे, और यदि कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा तो हमें आंसर क्या करना पड़ेगा, एल्कीन आंसर करना पड़ेगा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएजेंट हम पहचानेंगे कैसे, क्या लिखा हुआ आएगा एरो पर कि हम पहचान जाएंगे कि हाइड्रोजनेशन मुझे करना है। तो रिएजेंट ये मेटल कैटलाइज्ड होते हैं, मेटल हाइड्रोजनेशन कहलाता है ये। और रिएजेंट में देखो क्या यूज हो रहा है, रिएजेंट में यूज होता है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इज यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। अब इनमें हाइड्रोजन का सोर्स तो मुझे नहीं लग रहा, ये हाइड्रोजन कैसे सप्लाई करेंगे। तो देखो ये इनऑर्गेनिक का थ्योरी है कि हर ये प्योर मेटल का टेंडेंसी होता है कि जब प्योर मेटल को हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो हम ऐसा मेटल यूज करते हैं जिसके सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब जब हम इस मेटल सरफेस को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, और हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मल्टीपल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है, और इस तरीके से हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो पाता है। तो हाइड्रोजनेशन इस तरीके से करते हैं, क्लियर है। अब हाइड्रोजनेशन यदि इस तरीके से करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है, उन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले यदि मैं लिखूं तो ये याद रखने लायक बात है, हमेशा याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ऑलवेज एडिशन फ्रॉम सेम साइड ऑफ हाइड्रोजन व्हेन मेटल्स आर यूज्ड, मतलब ऑलवेज सिस एडिशन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज सिन एडिशन बाय निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, मीन्स एडिशन फ्रॉम सेम साइड। अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे तब एक बार देख भी लेना, सेम साइड का मतलब है यदि एक एच लेफ्ट साइड से अटैच हुआ तो दूसरा एच भी लेफ्ट साइड से आएगा, एक एच यदि राइट साइड से आया तो दूसरा भी राइट साइड से जुड़ेगा, एक एच यदि इनवर्ड द प्लेन आया तो दूसरा एच भी इनवर्ड द प्लेन आएगा, एक एच यदि आउटवर्ड द प्लेन आया तो दूसरा एच भी आउटवर्ड द प्लेन लगाना पड़ेगा, दोनों एच सेम साइड पे ही लगाना पड़ेगा।
ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यदि बात करें, जो हम कंट्रोल हाइड्रोजनेशन के बारे में बोल रहे थे, जो किस में इंपॉर्टेंट है, जो एल्काइन में इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में तो कोई सेंस ही नहीं बनता, एल्कीन में तो इन एनी केस क्या बनेगा, इन एनी केस एल्कीन ही बनेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर कंट्रोल हाइड्रोजनेशन मीन्स फॉर वन टाइम हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट पॉइजन्स आर यूज्ड। कैटलिस्ट पॉइजन क्या करते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन क्या करते हैं, ये फर्दर रिडक्शन को, फर्दर हाइड्रोजनेशन को रोकते हैं। और हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज PDBSO4। चूंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में रोजेनमुंड रिडक्शन में यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिएजेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज CaCO3 ऑल्सो कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस तरीके से टोटल कॉम्बिनेशन ये होता है, लेकिन अपने सिलेबस में PdCaCO3 सफिशियंट है पहचानने के लिए। एक्चुअली लिंडलार्स कैटलिस्ट इज 5% PdCaCO3, उसमें लेड एसीटेट मिक्स करते हैं प्लस क्विनोलिन मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। हमें क्या याद करना है, हमें PdCaCO3 याद रखना पड़ेगा। इसके जैसा एक और रिएजेंट धीरे धीरे सिलेबस में यूज होने लग जाएगा, ये भी हाइड्रोजनेशन करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन बाय यूजिंग सोडियम लिक्विड अमोनिया इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। और इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड होते हैं। जबकि अभी हमने जो मेटल कैटलाइज लिखा उसमें हमने सिस एडिशन बोला था। इसको भी एग्जाम्पल में यूज करके हम बता देंगे। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक। थर्ड यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग। रिएक्टिविटी से रिलेटेड यदि हम बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऐड होना है पाई बॉन्ड पर जाकर, तो रिएक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन क्राउड अराउंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अराउंड जितना ज़्यादा क्राउड रहेगा हाइड्रोजनेशन में उतना दिक्कत आएगा, कम क्राउड वाला पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। इसलिए अपने सिलेबस के लिए देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन C डबल बॉन्ड C एल्कीन्स टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन ड्यू टू, नो डाउट, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड। भाई यदि मैं एल्काइन का स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो लीनियर है और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप भी कम होते हैं एल्काइन में, इस तरीके से रहेगा लीनियर। लेकिन यदि मैं डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो पहली प्रॉब्लम कि इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स भी ज़्यादा हैं और ये जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर भी नहीं होता, बेंट स्ट्रक्चर है। तो H का पाई बॉन्ड को अप्रोच करना डबल बॉन्ड में कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो एक्चुअल लॉजिक क्या है, एक्चुअल लॉजिक है ये, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक क्राउड एट पाई बॉन्ड। क्राउड जितना ज़्यादा रहेगा हाइड्रोजनेशन उतना डिफिकल्ट होगा, रिएक्टिविटी हमें उतना कम बोलना पड़ेगा। अब इन सब बातों को हम एक बार एग्जाम्पल में यूज करके बताएंगे। एक बार हम थ्योरी एक जगह पर लिख लें एक साथ, फिर एग्जाम्पल्स पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि लिखें तो ये हमने GOC वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, और GOC वाले सेक्शन में हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, मतलब हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन भी यही होता है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और याद रहे यही फर्स्ट रूल होता है। फर्स्ट का मतलब ये सीरियल नंबर वाला फर्स्ट नहीं लिखा, ये प्रायोरिटी वाला फर्स्ट है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत याद भी रह जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। लेकिन ये कब लगाते हैं, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, तभी हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा तो हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से करना पड़ेगा। क्लियर है। और यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिटेल में देखना चाहो तो एक बार GOC में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस करते टाइम हेल्प मिलती है। तो फिर यदि हम क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आया हुआ है वो ये। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हमने लगभग सारे यूज हो जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल था ये एग्जाम में हुआ। देखो सबसे पहले रिएजेंट पहचानेंगे PDBSO4। तो ये देखकर मुझे ये क्लिक करना चाहिए था कि ये क्या करता है, वन टाइम हाइड्रोजनेशन करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट पॉइजन है सल्फर कंटेनिंग।
फिर मुझे ये याद आना चाहिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, मतलब डबल बॉन्ड पे नहीं ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करना पड़ेगा। फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे याद रहना चाहिए कि यहाँ पर कैसा एडिशन करना पड़ेगा, मुझे सिस एडिशन करना पड़ेगा। सिस एडिशन का मतलब मुझे ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करना है और यहाँ पर दोनों एच सेम साइड लगाना है। अब जब मैं दोनों एच सेम साइड लगाऊंगा तो जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो यदि मैं स्ट्रक्चर लिख कर बताऊं तो वो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सेम साइड पे लगाया हुआ है, और यदि मैंने सेम साइड पर लगाया हुआ है तब ये वाला ग्रुप सिस ग्रुप है और ये वाला ग्रुप भी कैसा है, सिस ग्रुप। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में कैरिल कार्बन नहीं है, नो कैरिल कार्बन। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा आएगा, ये वाला कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो क्वेश्चन यही आया हुआ था, थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए थे कि इस वाले कंपाउंड में कैरिल कार्बन है, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और जब हम इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और इनएक्टिव रहेगा, तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और रिएजेंट स्टडी किया था जिसको हमने बर्च रिडक्शन बोला था। बर्च रिडक्शन में सोडियम लिक्विड अमोनिया यदि मैंने यहाँ लिया होता तो सोडियम लिक्विड अमोनिया में बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनता, ट्रांस बनता, और यदि ट्रांस बनता तो हम क्या बोलते उसको, ट्रांस बनता तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव बोलना पड़ता। क्यों, क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों डिफरेंट ग्रुप्स काउंट होते हैं। क्लियर है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में यदि इन्वॉल्व हूँ तो जैसे इस क्वेश्चन में देखें ये रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, क्योंकि प्लस H2 देखो या तो हम कैटलिस्ट पॉइजन के साथ लिख देते PDBSO4 तो मालूम चल जाता कि वन टाइम हाइड्रोजनेशन होना है, और एक लिखने का तरीका ऐसा भी है कि प्लस H2 1 मोल लिख दिया जाए तो अंडरस्टूड है एक ही बार हाइड्रोजनेशन होगा। अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, ये वाले डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। और किस बेसिस पर देखते हैं, हम क्राउड के बेसिस पर देखते हैं। यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा, और एक बार हाइड्रोजनेशन कराना मालूम चल गया तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना है, वो कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल कैसे रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। और रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस में यदि इन्वॉल्व होना है तो जैसे हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने प्लस H2 1 मोल लिखा है। प्लस H2 1 मोल का मतलब एक ही पाई बॉन्ड पर एडिशन करना पड़ेगा, तो फिर हमें रिएक्टिविटी सोचना पड़ेगा किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका कम, और रिएक्टिविटी क्राउड के बेसिस पर देखा जाता है, और रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर क्राउड कम है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव ऐसा भी बोल सकते हैं, इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, ये वाले पाई बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं हुआ। यदि मैं एक्सेसिव लेता तो दोनों पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन पर आते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन में इस बार हमने कंपाउंड का टाइप थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। इस बार हमने कंपाउंड का टाइप क्या लिखा हुआ है, हमने कंपाउंड का टाइप लिखा हुआ है कॉन्जुगेटिव डाइईन है ये, और कॉन्जुगेटिव डाइईन मतलब रेजोनेंस का केस रहेगा, और रेजोनेंस के केस में एडिशन हमेशा 1,4 एडिशन करते हैं। 1,4 एडिशन, इसमें 1,4 एडिशन करेंगे, और 1,4 एडिशन का मतलब एक H यदि यहाँ पर लगेगा तो दूसरा H यहाँ पर लगेगा, और यदि इस तरीके से हम लिखेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। एक बार मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं, हम मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैं इस कंपाउंड को ऐसा लिख लूं पहले कि H रेडिकल हाइड्रोजनेशन के लिए आया। यदि मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मान रहा हूं तब की बात बता रहे हैं, तो फ्री रेडिकल का रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए कॉर्नर वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल, और इस वाले कार्बन से ये H अटैच हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो फ्री रेडिकल कार्बन पे बना है ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, और यदि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्री रेडिकल कॉर्नर पर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर फ्री रेडिकल कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब H रेडिकल लगेगा और H रेडिकल लगेगा तो इस वाले कार्बन पर हमें H लगाना पड़ेगा, और देखो जरा H का रिलेटिव पोजीशन यदि मैं काउंट करूं तो फर्स्ट H जहाँ पर लगा उसको यदि मैं नंबर 1 लिख देता हूं तो सेकेंड H कहाँ पर लगा, 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर लगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 1,4 एडिशन करना होगा,
1,4 एडिशन के बाद मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस शिफ्ट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। तो कॉन्जुगेटिव डाइईन में 99% केसेस में हमें क्या करना होता है, 1,4 एडिशन करना पड़ता है। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे एल्कीन वाले टॉपिक में हमें केसी टीसी प्रोडक्ट भी सीखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टॉपिक है तो हमें ये रिजल्ट याद रख लेना चाहिए कि जनरली 1,4 एडिशन इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ कॉन्जुगेटिव डाइईन्स। कहने का मतलब जैसे हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बात करके देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूंगा तो देखें कॉन्जुगेटिव डाइईन है, और यदि कॉन्जुगेटिव डाइईन है तो मुझे 1,4 एडिशन करना पड़ेगा। और 1,4 एडिशन का मतलब एक H यहाँ पर लगेगा 1 2 3 और दूसरा H लगेगा यहाँ पर। और पाई बॉन्ड चूंकि रेजोनेंस होता है मैकेनिज्म में, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब दोनों ब्लू के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और H कहाँ लगाना पड़ेगा, रेड पर। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि 1,4 एडिशन हुआ ना, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो यदि कॉन्जुगेटिव डाइईन रहेगा तो हमें हमेशा 1,4 एडिशन ही करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर और एग्जाम्पल्स पे आते हैं। और एग्जाम्पल्स में आए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़े और नए वेरिएशन के साथ लिखते हैं। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिखा। अब इस वाले एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने H2 निकल लिखा है, कहीं कैटलिस्ट पॉइजन नहीं है, कहीं पर कंट्रोल्ड रिएक्शन का कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, तो हमें एक्सेसिव करना पड़ेगा। और एक्सेसिव का मतलब हमने हर मल्टीपल बॉन्ड को देखो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, यही क्वेश्चन यदि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन के लिए लिखा होता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, ये एग्जाम में हुआ क्वेश्चन। तो यहां पर देखें जरा, यहां पर यदि हम देखेंगे तो यहां पर लिखो लिखा हुआ है 1 मोल। 1 मोल का मतलब केवल मुझे 1 टाइम हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम हाइड्रोजनेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,4 हाइड्रोजनेशन। और 1,4 एडिशन का मतलब 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आएगा 4। तो देखो एक H यहाँ पर लगा है और सेकेंड H कहाँ लगेगा, सेकेंड H लगेगा यहाँ पर। यही आंसर होता। लेकिन ये आंसर होता, लेकिन हमने टॉटोमेरिज्म में ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड पर OH होता है इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म हमेशा टॉटोमराइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कीटो फॉर्म्स आर जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इसलिए इसका जो आंसर मुझे लिखना पड़ेगा वो आंसर मुझे लिखना पड़ेगा ये, इस तरीके से मुझे कीटो फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक, हो सकता है डायरेक्ट देखकर हमें ये लगे कि केवल डबल बॉन्ड पर एडिशन हुआ है, तो ऐसा है नहीं। ठीक, कहां पर एडिशन हुआ, हर जगह पर एडिशन हुआ है। ठीक, ऑक्सीजन पर भी एडिशन हुआ था और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर भी एडिशन हुआ था, लेकिन लास्ट में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसलिए बचा क्योंकि वो टॉटोमराइज हो गया था, इसलिए। फिर और आगे क्वेश्चन में नए वेरिएशन लिखते हैं। थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बात किया जाए। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने बोला था कि जब ये एडिशन करते हैं तो ये सेम साइड से एडिशन करते हैं। सेम साइड से मतलब या तो ये दोनों H लेफ्ट में लगेंगे, दोनों H राइट में लगेंगे, दोनों इनवर्ड द प्लेन लगेंगे, दोनों आउटवर्ड द प्लेन लगेंगे। ऐसे वेरिएशंस पर हम आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में यदि बात करें तो इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड यहाँ पर है। देखो पहली ज़रूरी बात, ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन है, राइट। अभी जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है, ये ब्लू है। और यहाँ पर जब मैं एडिशन करूँगा तब एडिशन करने पर यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ज़रा मैं लिख के बताता हूँ, 1 मिनट रुको। 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ज़रा मैं इन प्रोडक्ट्स को लिख के बताता हूँ। और जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ज़रा ध्यान से पहले ये बातें कंफर्म कर दूं मैं। देखो प्रोडक्ट CH3 तो यहाँ पर तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो ये वाले CH3 वाले कैरिल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा। कभी चेंज नहीं होगा का मतलब ये वाला कार्बन रहेगा फिक्स। कोई एक कॉन्फ़िगरेशन चलो मान लेते हैं, इस कार्बन का सपोज मैंने स्टार्टिंग में कोई एक कॉन्फ़िगरेशन मान लिया, सपोज R माना मैंने, आप चाहो तो S मान लो। तो ये हर प्रोडक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगा R। अब जब मैं इस वाले कार्बन पर H का एडिशन करूंगा, अब H का एडिशन करूंगा तो H या तो इनवर्ड द प्लेन लगेगा तो CH3 आउटवर्ड द प्लेन आएगा, और या तो H आउटवर्ड द प्लेन लगेगा तो CH3 इनवर्ड द प्लेन रहेगा। ये 50% ये बनेगा और 50% बनेगा ये। अब जरा ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन भी तो कैरिल कार्बन बना, और यदि ये वाला कैरिल कार्बन है तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। और जब मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा, नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। आप कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो देख सकते हो एक बार, या तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रायोरिटी अलग से लिखकर देख सकते हो। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 1
पहले मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा और एक्सचेंज करूंगा तो 1 2 3 यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा S। तो कंपैरिजन किन कॉन्फ़िगरेशंस में है? कंपैरिजन RR, एक कंपाउंड इस टाइप का बन रहा है और एक कंपाउंड जो बन रहा है वो बन रहा है SR, और जो कि पार्शली डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर जो बनते हैं ये डायस्टीरियोमर्स बनते हैं प्रोडक्ट। इस तरीके से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाएंगे। क्लियर है? फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल पर तो थोड़ा और डिफिकल्ट साइड पे चलते हैं, थोड़ा और वेरिएशन में लिखें। तो और वेरिएशन में लिखते हैं, जैसे सपोज मुझे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करना है। अब ये कंफर्म है कि हाइड्रोजनेशन सेम साइड से होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में पहली जरूरी बात, यदि मैं ट्राई करूं तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये इनवर्ट द प्लेन है और ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ये आउटवर्ड द प्लेन है, मतलब इस तरीके का प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन में कंपाउंड लिखा हुआ है। अब जब मैं इस वाले कंपाउंड पर हाइड्रोजन ऐड करूंगा, चूंकि प्लेन इसका परपेंडिकुलर है तो जो एच आएंगे वो ऑन द प्लेन आएंगे। तो जो प्रोडक्ट लिख के बताऊं तो प्रोडक्ट मैंने इस दो तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा। देखो CH3 अभी भी इनवर्ट द प्लेन है, डी आउटवर्ड द प्लेन है। यहाँ पर H नीचे की साइड से लगाए दोनों, या तो H ऊपर की साइड से लगाए, और दोनों बिल्कुल बराबर अमाउंट में बनेंगे। अब यदि मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो एक बार देख लेना, मैं बहुत स्पीड से लिख रहा हूँ। इसमें इस साइड नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2, D को नंबर 3 मिलेगा, H को नंबर 4। लेकिन रूल ये बोलता है कि मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करने के बाद ही मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ। तो 1 और 3 का एक्सचेंज कर देना और यहाँ पे 2 और 4 का एक्सचेंज कर देना। 4 एक बार इनवर्ट द प्लेन आ जाएगा तो 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा S, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा S। और यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा R, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा SS 50% और एक प्रोडक्ट बनेगा RR, वो भी इक्वल अमाउंट में बनेंगे। मतलब 50% यदि ये बनेगा, 50% ये बनेगा। चूंकि ये एनांशियोमर्स हैं इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट में बनेगा। क्लियर है? इस तरीके को, इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम उस तरीके से, यदि मैं प्रोडक्ट को लिख कर बताऊं तो प्रोडक्ट लिखने के तरीके कुछ ऐसे भी होते हैं। प्रोडक्ट लिखने के तरीके कुछ ऐसे भी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहले देख लो यहाँ पर किस तरीके का एल्कीन है। यहाँ पर है ट्रांस एल्कीन दिया हुआ है ना, ट्रांस एल्कीन। इसका एडिशन कौन सा टाइप है, सिस एडिशन होता है इसका, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनेगा, शॉर्ट ट्रिक एल्कीन वाले टॉपिक में बनेगा, कार और कैट, कार और कैट, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यूज होगा ट्रांस एल्कीन पर, ट्रांस एल्कीन पर सिस एडिशन पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आर बनेगा। ठीक है ना, TCR, इस तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर TC और जो यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा फॉर्म बनेगा, TCT बनेगा, ऐसे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। तब तो यहाँ पे देखो 50-50% हमने दो कंपाउंड बनाए हैं और एक्चुअल मैकेनिज्म बेस्ड हमने ऊपर बना दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स थ्रियो फॉर्म। थ्रियो मीन्स व्हाट, अपोजिट कंपाउंड। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भी सीख जाएंगे। अभी तो हमने डिटेल में बताया हुआ है। क्लियर है? ठीक, और यदि इस टाइप के एग्जाम्पल यदि हम करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो यदि हम इसमें बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, तो हमने प्रोडक्ट लिखा ये, और यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक से कर देता हूँ। और यहाँ का शॉर्ट ट्रिक जो कहता है कि एल्कीन का टाइप देख लो, एल्कीन का टाइप कैसा है, यहाँ पर है सिस एल्कीन, है ना, सिस एल्कीन। और यहाँ पे जो एडिशन का टाइप है ये भी सिस एडिशन है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बोलता है कि यहाँ पर लगेगा CCM, मतलब सिस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स मीजो कंपाउंड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मीजो कंपाउंड में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो यहाँ पर H ऐसा लगाऊं तो D यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यदि मैं D यहाँ पर लिखूं तो मुझे H ऐसा लिखना पड़ेगा। और ध्यान से देखें दोनों क्या हैं, दोनों मीजो हैं, और मीजो में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता, मतलब ये दोनों कैसे हैं, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए मीजो कंपाउंड बनेगा। और यदि डिटेल में करना चाहते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिटेल में
स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर किया था तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखने में आएगा, और इस तरीके से लिखने में आएगा क्यों, वापस से देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्लेन मानना पड़ेगा, ये इनवर्ट द प्लेन है, और दूसरे ग्रुप को मैं क्या मान लेता हूँ, आउटवर्ड द प्लेन। अब दोनों एज को या तो मैं नीचे की साइड से लगाऊंगा या तो मैं ऊपर की साइड से लगाऊंगा। तो देखो दोनों डी अभी भी कैसे आउटवर्ड द प्लेन है, और जो इनवर्ट द प्लेन है वो कैसा, इनवर्ट द प्लेन CSC पहले था अभी भी है। अब दोनों एज को या तो मैं नीचे की साइड से लगाऊंगा या तो मैं ऊपर की साइड से लगाऊंगा, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा RS, और यदि RS कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम समझ जाएंगे RS कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड यदि सिमेट्रिकल है तो हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे मीजो कंपाउंड। क्लियर है। तो फिर हम थ्योरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हमने GOC में स्टडी किया तो हमने GOC में एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना सीखा। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा ऐसे, और स्टेबिलिटी लिखने के हमने टोटल 3 मेथड्स बताए। पहला मेथड था सेटजेव्स रूल, सेकेंड मेथड था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, थर्ड था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। हम किसी भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमने ये बोला कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है और हमें याद रखना चाहिए। अब यदि स्टेबिलिटी से हम अपने जो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन चल रहा है उस पर आए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब देखो, पहली ज़रूरी बात, यदि तुम्हें GOC का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला या हाइपर कॉन्जुगेशन वाला वीडियो याद हो तो ये जो जिस पे बॉक्स बना हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी फेल हो जाता है, सेटजेफ रूल भी फेल हो जाता है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर लिखा जाता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको हम याद करने के लिए इस तरीके से भी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, ITC। ITC इन 3 का नाम है। I का मतलब है आइसोब्यूटाइलिन, T का मतलब है ट्रांस टू ब्यूटीन और C का मतलब है सिस टू ब्यूटीन। ठीक, तो हम ITC से ये याद भी रख सकते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमने लिखा था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इसलिए इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यदि हम हाइड्रोजनेशन में रिएक्टिविटी की बात करें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो यदि हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन देखें तो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का जो उल्टा ऑर्डर रहेगा वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन का रहेगा। और ध्यान दें तो यही ऑर्डर तो किसका था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर यही था। अब यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी में जरा इन बात पे गौर करना। देखो ये वाला है सिस एल्कीन और ये वाला है ट्रांस। अब यदि तुम ये याद कर लो कि ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस, तो तुम हमेशा ये बोलोगे कि सिस एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले ही बोला है कि स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी का आंसर फिक्स नहीं होते। ठीक, चलो 2 ब्यूटीन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा ना। एक बार साइक्लोएल्कीन में आते हैं। देखो जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तब हमने ये स्टडी किया था। हमने बोला था कि C7 तक ट्रांस आइसोमर पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि रिंग ट्विस्ट नहीं होता, तो C7 तक तो केवल सिस आइसोमर ही एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे C8 से आगे बढ़ते हैं, मतलब C8 वाला याद करो, हमने ये बोला था टू शो GI फ्रॉम द डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 मेंबर्स। तो जब हम 8 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, मतलब 8 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग और 11 मेंबर्ड रिंग, उसमें स्टेबिलिटी सिस का ट्रांस से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ट्रांस के केस में क्या होगा, ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग के कारण जो होता है स्ट्रेन बढ़ता है, और स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो कम होगा, क्योंकि स्ट्रेन आएगा। भाई स्ट्रेन बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होता है। तो यहाँ पर तो आंसर उल्टा हो गया ना, सिस का क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। भाई स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट ही तो बोलोगे ना, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी ट्रांस का सिस से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो ये आंसर अपोजिट है कि नहीं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम C12 ऑनवर्ड मतलब 12 मेंबर के ऊपर चलते हैं, 12 मेंबर के ऊपर चलेंगे तो रिंग का स्ट्रेन कम होने लग जाता है, और रिंग का स्ट्रेन कम होने लग जाएगा तो ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि रिएक्टिविटी देखेंगे तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, सिस का रिएक्टिविटी ट्रांस से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर एक आंसर फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की बात भी कर लेते हैं और यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आंसर करने के लिए मुझे पहले मेंबर्स काउंट करने पड़ेंगे, और मेंबर कितने, 6 + 4 10 मेंबर्स हैं,
और 10 मेंबर में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा रहेगा? स्टेबिलिटी सिस का ट्रांस से ज़्यादा रहेगा। तो फिर रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा रहेगा? रिएक्टिविटी का आंसर हो जाएगा जस्ट अपोजिट, ट्रांस का सिस से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी की बातें करते हैं। तो रिएक्टिविटी में एक आंसर करना गलत हो जाता है, हमें ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखकर ही ट्राई करना चाहिए। फिर और बात करें, हालांकि ये एडवाइजेबल नहीं होते हैं, अपने सिलेबस में ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन तो है। और चूंकि हाइड्रोजनेशन की बातें तो लास्ट में ये बात भी कर लेते हैं। देखो कैटलिस्ट दो तरीके के डिफाइंड होते हैं। कैटेलिटिकल हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर फेज टाइप और हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट टाइप। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटलिस्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। और यदि रिएक्टेंट सोल्यूशन फॉर्म में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट विच इज सॉल्युबल इन द फेज। तो यदि सॉल्यूशन में रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल विल्किंसंस कैटलिस्ट ये होता है, हालांकि अपने सिलेबस में यूज नहीं होते लेकिन फिर भी डिफाइन तो करना पड़ेगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लिखा हुआ है विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो हम यूज कर रहे थे ना, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं, ये डिफरेंट फेज में होते हैं। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, फेज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन नॉट ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिस्टिंग्विश नहीं होता, ये किसी भी तरीके से एक ही टाइप का रहे लेकिन इमिसिबल मिक्सचर रहे तो भी फिर डिफरेंट फेज कहलाता है, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, हम जो स्टडी करते हैं दैट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, जो मेटल बेस्ड होते हैं। ये हाइड्रोजनेशन है कंप्लीट, हर तरीके का हाइड्रोजनेशन हमने बता दिया। थैंक यू।